वेलकम सर। यस कम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। बैठिए ना। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। आपका नाम नहीं बताएं, जिले का नाम भी नहीं बताएं। सर मैंने अपनी 10th और 12th जालोर जिले से की है सन 2015 और 2017 में। उसके बाद में सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से की है 2021 में। और उसके बाद सर मैंने एमए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में किया है। और सर मेरी हॉबी है मंडला आर्ट। मंडला आर्ट जी सर। क्या होता है? ये मंडला आर्ट की क्या विशेषता है? सर मंडला आर्ट में कॉन्सेंट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते हैं, सर्कुलर पैटर्न्स, और उसमें सर इंट्रिकेट डिजाइन्स फिल की जाती है। बहुत बारीक डिजाइन्स होती है। और सर ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और मेडिटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिससे सर मेंटली रिलैक्स हो जाता है इंसान और पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन में है वो कोई उपयोग है? जी सर, एडमिनिस्ट्रेशन में सर इस तरीके से इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि मंडाला बनाते हैं सर तो इसमें पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है और पेशेंस भी सीखा जाता है इससे। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में पेशेंस की आवश्यकता होती है। दूसरा सर कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है इसको बनाने से, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की वो भी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड सर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड जो है वो डेवलप होता है इससे सब। तो इसलिए सर एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुल है। क्या इस तरह का पेशेंस अभी है वो डोनाल्ड ट्रंप को आवश्यकता है? जी सर। जी सर। सर उसकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत सर वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्डर या ग्लोबल ऑर्डर है उसको वायलेट कर रहे हैं। और सर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो सर स्ट्रगल और बढ़ेगा, टेंशन और बढ़ेगी सर। ये जो ग्रीनलैंड का जो इश्यू है, ज्योग्राफी से आपने किया है, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार है वो ग्रीनलैंड का है, वो क्या महत्व है? सर ग्रीनलैंड जो है फर्स्ट सर मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, ऑयल रिजर्व्स भी अच्छे मिलते हैं। सर सेकंड चीज ये है कि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस वजह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रही है, तो नए स्ट्रेटेजिक रूट्स ओपन हो रहे हैं। तो सर वहां से स्ट्रेटेजिक रूट्स अहमियत रखता है, इसलिए भी सर ट्रम्प चाहते हैं कि उसको कैप्चर कर लिया जाए। और सर थर्ड कहीं ना कहीं उसमें डिफेंस का भी एंगल ऐड है, क्योंकि इसराइल की तरह जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वैसा गोल्डन डोम वो करना चाहते हैं स्टैब्लिश वहां पे। और वो ये कहते हैं कि रशिया और चाइना से बचाने के लिए उनका कंट्रोल ग्रीनलैंड के ऊपर जरूरी है। तो सर इस तरीके से वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। अभी दावोस समिट में थे कल परसों जब भी है, क्या है ये समिट और इसका उद्देश्य क्या है इस दावोस? सॉरी सर, विच समिट? दावोस। दावोस। हाँ। सॉरी सर, मैंने इसके बारे में देखा। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति गए हैं, वहां से उनका प्लेन है वो एक बार वापस आया है। सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगी। नहीं पता है। गाजा पीस प्लान क्या है? सर गाजा पीस प्लान, जो गाजा के अंदर स्ट्रगल हो रहा है, जो बेसिकली इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में, और गाजा में जो हमास है उनके द्वारा जो अटैक्स किए जाते हैं, वहीं पर सर पीस स्टैब्लिश करने का एक इनिशिएटिव है, जिसमें सर 20 पॉइंट प्लान भी दिया गया है ट्रम्प के द्वारा। और इसमें से उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को स्टैब्लिश किया जाए वहां पे, और एक गाजा पीस बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट की जाए, ताकि पीस को स्टैब्लिश किया जा सके वहां पे। तो गाजा पीस बोर्ड में है वो भारत के प्रधानमंत्री को भी है वो बोर्ड में रखने के लिए अनुमति मांगी है। जी जी। क्या भारत को है वो गाजा पीस बोर्ड में है वो शामिल होना चाहिए? सर मेरा मानना है कि इंडिया हमेशा से एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक वे में खुद के डिसीजन खुद लेता है और पीस की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो सर अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो सर कहीं ना कहीं पीस के अंदर एक उनका इनिशिएटिव हो सकता है, तो सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। फिर क्यों सोचा क्यों जा रहा है इसके लिए? सर क्योंकि पाकिस्तान को भी है वो इनवाइट किया है। पाकिस्तान ने भी अभी एकदम से है वो उसको स्वीकार नहीं किया है और भारत ने भी स्वीकार नहीं किया है। इसके पीछे क्या सोचा? सर इसके बारे में समझ श्योर नहीं है। नहीं कि गाजा पे जो शांति बनाए रखने के लिए है वो यहाँ की सेना को है वो रिक्रूट करें, फायदा अमेरिका ले और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी राष्ट्र ले। जी सही है। ठीक है। ये भारत के अभी जो गणतंत्र दिवस है इसमें है वो मुख्य अतिथि है वो कौन है? सर यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया जा रहा है एज चीफ गेस्ट। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर कहीं ना कहीं इंडिया ट्रेड डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ये एक रीजन हो सकता है।
बहुत बड़ी मदर डील होने वाली है भारत और यूएई के बीच में है। जी सर, इंडिया और ईयू के बीच में। हाँ, तो कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे जो मुख्य अतिथि है, क्या नाम है उनका? सॉरी सर, नाम तो मुझे नाम नहीं पता है। बाल विवाह क्या स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी बाल विवाह के संदर्भ में? सर, एक तो बाल भारत मुक्त अभियान चल रहा है, उसमें सर बाल विवाह को 2030 तक कुछ परसेंटेज कम करने का टारगेट रखा गया है। सेकंड सर, एक बहुत पहले से चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत भी बाल विवाह को रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। सर, एक चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए उसमें भी प्रावधान किए गए हैं। और सर, कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें बाल विवाह को रोका जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्कीम्स हैं कई सारी, जैसे कि हमारी बेटी योजना या लाडू प्रोत्साहन योजना। उससे सर एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बाल विवाह भी रुकता हुआ दिख सकता है। सरकारी अधिकारियों की है वो बाल विवाह में जाने पर है वो रोक लगाई है? सरकारी अधिकारियों का सर बाल विवाह में उन्हें नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि ये तो सर एक सोशल। गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है क्या ये? गवर्नमेंट ने सर, सॉरी सर, ये तो मुझे ध्यान नहीं ध्यान है। ग्राम उत्थान शिविर जी सर, क्या है ये शिविर, क्या उद्देश्य है इन शिविरों का सर? क्या कौन कौन से काम है वो इसमें किए जाएंगे? सर, ग्राम उत्थान शिविर जो है वो रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं, ताकि रूरल अवेयरनेस इंक्रीज की जा सके, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जा सके ताकि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो आगे आ सके, आगे बढ़ सके, उनका एम्पावरमेंट हो सके। एक और बिल लेके आ रहे हैं विधानसभा में है वो, जिस बिल की है वो कुछ विपक्षी पार्टी द्वारा है वो विरोध भी किया जा रहा है, कुछ पता है उस बिल का? सभी बिल जो कोई सेंसिटिव जगह पे है वो रहने वालों को वो प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपनी संपत्ति है वो औने दामों में बेच के और वो वहां से निकले हैं, किसी एक समुदाय के द्वारा है वो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। SIR क्या चल रहा है अभी SIR में? सर, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसके तहत जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट करने का कार्य चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इसको चला रहे हैं। और सर, अभी जो रोल लिस्ट है वो लगभग उसका काम हो चुका है, अपडेट हो चुकी है वो, और अभी आगे सर इसकी प्रोसेस भी चल रही है सर, फरवरी तक। सरकारी स्कूलों में है वो बसंत पंचमी पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो आयोजित की जा रही है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? सर, मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रीजन ही हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, इक्वली उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए चाइल्ड के डेवलपमेंट में और उनके एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में। ये सर एक रीजन हो सकता है। नोबेल पुरस्कार दबाव में नहीं दिया जा सकता है, सही है? दबाव में सर? दबाव में नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं दिया जा सकता है। क्यों चर्चा में है नोबेल पुरस्कार अभी है जो? सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते थे कि उन्हें ये पुरस्कार मिले, बट उनको नहीं मिलके वेनेजुएला की जो अपोजिशन पार्टी से जो लीडर है मारिया मचाडो कोरिनो, उनको मिला है। तो लेकिन सर उन्होंने एक तरीके से ये जो मेडल है वो ट्रांसफर किया डोनाल्ड ट्रम्प को। तो सर ये न्यूज में है। नहीं, अभी ये बिल्कुल जस्ट अभी न्यूज में क्यों आया दोबारा है जो? सर, क्योंकि यही रीजन मुझे ध्यान में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प को जो है एक तरीके से दिया गया मचाडो के द्वारा मेडल, नोबेल पीस में जो मेडल मिला उनको। नहीं, उन्होंने कहा है मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए हैं। जी सर, उन्होंने तब भी मुझे है वो नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। अब मुझे कोई है वो विश्व में है वो शांति की कोई परवाह नहीं है। जी सर। तो क्या इस तरह के है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वो इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाना है वो ठीक है? नहीं सर, ये नहीं है सर। ये एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म जो है वो नजरिया दिखाता है सर, लॉन्ग टर्म नहीं दिखाता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा स्टेटमेंट देने से सब जो विश्व शांति है या फिर जो जैसे चाइना है, रशिया है, वो भी इस चीज को सब फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। जैसे जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सब उसको भी यूज कर सकते हैं, ये हवाला दे करके कि ट्रम्प ने भी ये चीज की है। तो सर इससे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है ऐसा। यूएई की राष्ट्रपति की बहुत संक्षिप्त
यात्रा है वो भारत में रही है, जी 3.5 घंटे की यात्रा रही। जी सर। क्या मायने लगाए जा रहे हैं उस यात्रा में? सर अभी से ओपनली तो नहीं कहा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक डिफेंस पार्टनरशिप हो सकती है यूएई और इंडिया के बीच में, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में ऐसी पार्टनरशिप की है अगेंस्ट यूएई। तो इसलिए सर यूएई ने इंडिया को चूज किया पार्टनरशिप के लिए, बट साथ में सर कई और अग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि हाउस ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया जाएगा यूएई के अंदर, ताकि जो इंडिया का कल्चर हेरिटेज है वो वहाँ पर इंडिया आगे आ सके। उसके अलावा सर ट्रेड अग्रीमेंट्स और जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उससे रिलेटेड भी अग्रीमेंट किए गए हैं, और जो डिजी लॉकर है इंडिया का उसको भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म यूएई के प्लेटफॉर्म के साथ में ऐड करने की बात की गई है। और सर डिफेंस एक तरीके से डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। ये T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश का क्या इश्यू है? सॉरी सर ये मुझे ध्यान नहीं। ठीक हम्म, एक चीज बताइए, आप जालोर से हैं? जी जालोर में कितने साके हुए थे? मैम जालोर में एक हुआ है जो फेमस है, कान्हादेव चौहान। कानड़देव चौहान कब हुआ था? ये मैम 1311 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पे। हाँ। तो उसमें मैम कान्हादेव चौहान शहीद हुए थे लड़ते हुए। तो ये साका क्या होता मैम साका में केसरिया और जौहर दोनों होता है। केसरिया जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है जब वो शहीद हो जाते हैं युद्ध में लड़ते हुए। अब दूसरी तरफ मैम जौहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, जो अपनी एक तरीके से सम्मान बचाने के लिए एक आग के जो कुएं में कूद जाती है। तो ये आरती साका जिसको बोलते हैं भाई साका को बोलता है, वो कहाँ हुआ था? तो ढाई साका शायद मैम कंफर्म नहीं हूँ, बट जैसलमेर में शायद हुआ था। तो ढाई साके का क्या मतलब है? मैम इसमें जौहर तो हुआ, बट शायद केसरिया नहीं हुआ, ऐसा कुछ। या उल्टा भी हो सकता है मैम, निशान नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपके पास ज्योग्राफी रही है, ये जो अभी जो क्लाइमेट सारा चेंज हो रहा है, जिसमें ये भी है कि जो नॉर्थ अभी हाल ही में अभी उत्तराखंड में आग लगी है देहरादून के समय में, जो कि विंटर सीजन है नैनीताल की तरफ उत्तराखंड में, तो इसका क्या रीजन है? मैम फर्स्ट रीजन ये है कि इस बार जो स्नोफॉल है वो नहीं देखी गई है, क्योंकि जो मॉइस्चर जो आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ वो नहीं आ पाया इतना। तो वहाँ पे एक ही रीजन है। दूसरा मैम जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है कंटिन्यूसली लैंड सेटलमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है कि वहाँ पे जो ड्राइनेस है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इवन इन हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज। इसमें क्लाइमेट चेंज का कुछ योगदान? मैम क्लाइमेट चेंज से मैम कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ा, तो उस वजह से मैम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। तो वो एक इशू है मैम, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो। अभी क्या जस्ट कोई मीटिंग हुई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड? अभी रिसेंट में मैम इस लास्ट ईयर यस मैम ये बर्लिन में शायद। अच्छा, उसमें क्या क्या हुआ था? सॉरी मैम मैं ये रिकॉल। अच्छा, और ये और क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? मैम उसके अलावा एक तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसको फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो भी जारी किए गए हैं, जिसमें भी एनवायरमेंट का उसमें रखा गया है। और सर मैम उससे पहले रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी हुई है 1992 में, उसी के फॉलो अप में जोहान्सबर्ग समिट 2002 में, और वो होती आ रही है। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज भी बनाया गया है, जो कि रिपोर्ट जारी करता है टाइम टू टाइम कि क्लाइमेट चेंज की क्या सिचुएशन है। उसके अलावा मैम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी एक कन्वेंशन है, और साथ ही UNFCCC भी है जिसकी कॉप होती है, जैसा कि अभी COP30 हुई थी रिसेंटली। अच्छा, तो अमेरिका ने तो अपने आप को पेरिस समझौते से अलग किया हुआ है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैम लगता है तो इफेक्ट पड़ेगा। मैम ऐसा है कि जो यूएसए है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, और देखा जाए तो एक तरीके से पावर है। अगर मैम वो पेरिस अग्रीमेंट से बाहर निकलते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है बाकी कंट्रीज को, बिकॉज जो यूएसए है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उन्होंने जितना कार्बन एमिशन करना था वो कर चुके हैं। बट अभी जो है डेवलपिंग कंट्रीज का जब टर्न आया, तो इस तरीके के मैम ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो इससे जो
फर्स्ट चीज जो क्लाइमेट चेंज है उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है, बिकॉज अगर वो कार्बन एमिशन नहीं रोका गया तो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो है उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बिकॉज उनके पास में फर्स्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस सब चीजों से निपट सके। सेकेंड मैम फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उनके पास में अवेलेबल नहीं है। और थर्ड मैम वो चूंकि आइलैंड कंट्रीज हैं तो आइलैंड होने के नाते सी लेवल जब राइज होगा तो उस वजह से उनको डूबने का खतरा ज्यादा है और उनके ऊपर वो ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से। अच्छा, एक चीज बताइए, राजस्थान के जो क्लाइमेट है, जलवायु, वो कितने हैं, उनका पूरी एरिया क्या है? मैम क्लाइमेट जो है फर्स्ट वेस्टर्न ड्राई क्लाइमेट है एंड सेकंड मैम सेमी एरिड है जो कि बागड़ रीजन बेसिकली वेस्टर्न डेजर्ट और अरावली के बीच में है। अरावली मैम सब ह्यूमिड में माना जा सकता है जहाँ पे अराउंड 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। उसके बाद में ह्यूमिड क्लाइमेट आ जाता है जो कि ईस्टर्न प्लेन है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एंड देन हाड़ौती और सदर्न राजस्थान जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ जैसे इलाके जिसमें मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सिरोही किसमें आता है? सिरोही मैम जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है मैम वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं और रेनफॉल भी अराउंड 150 सेंटीमीटर होती है। ह्यूमिड में आता है मैम, वेरी ह्यूमिड में। अच्छा, अरावली से रिलेटेड अभी विवाद जो चल रहा है उसका अभी रिसेंट क्या अपडेट है? अभी क्या है, मतलब कहाँ पे रुका हुआ मैटर? मैम अभी जो है माइनिंग को न्यू लीज देने से रोक दिया गया है। 0.19% एरिया पे ही माइनिंग हो रही है अभी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे जो पुराना जो दिया था वर्डिक्ट उस पर रोक लगा दी थी जी। उसमें अभी कुछ और अपडेट आए, नया कुछ आया? मैम अभी शायद नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जो निर्णय दिया है ना, उसी के बाद जो नई बेंच है वो आती है उसको निर्णय को चेंज कर देती है, तो आपको नहीं लगता इससे ऑथेंटिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, न्यायालय की कार्यप्रणाली पे, साथ ही टाइम खराब होता है? मैम जब बेंचेस अलग होती है तो वहाँ पे जो जजेस जो निर्णय दे रहे हैं उनका मैम माइंडसेट और उनका जो सोचने का तरीका, विजडम जो है वो वेरी करता है। साथ ही मैम कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान रखते हैं कि जो जुडिशरी है वो खुद के दिए गए जजमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकती है और आगे चेंज भी कर सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं। तो मैम मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अच्छा, तो आप बता सकते हैं किस आर्टिकल में है कि क्या बोलते हैं उसको, या क्या आर्टिकल है जब न्यायालय है खुद के निर्णय को रिव्यू करता है? मैम जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान खुद के निर्णय को जो खुद के निर्णयों को मैम सॉरी मैम मैं इसका वो रिकॉल तो नहीं कर पा रही हूँ बट 140 में शायद कुछ। एक चीज बताइए, राजस्थान के फोक डांस बता दीजिए। मैम एक है घूमर जो कि लोक नृत्य है राजस्थान का। सेकंड मैम जालोर का एक प्रसिद्ध डोल नृत्य है और लुम्बर नृत्य भी है। उसके अलावा मैम नृत्य में एक शेखावाटी इलाके का कच्ची घोड़ी भी है और चंग नृत्य भी है और नाहर नृत्य जो भीलवाड़ा का है शायद। मैम ये मैं भी रिकॉल करता हूँ। यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक किया, क्या लगता है सही है या गलत है? सर ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें एक आर्टिकल है, मैं आर्टिकल रिकॉल नहीं कर पा रही बट उसके अकॉर्डिंग सर ये एक सही स्टेप नहीं था बिकॉज ये इंटरनेशनल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल गवर्नेंस के अगेंस्ट है कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरीके से कैप्चर किया जाए। ठीक है, 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश पर किया अटैक इसी तरीके से, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई? भी गलत हुआ? नहीं सर, इन दोनों में सर डिफरेंस है। किस तरीके से? सर फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो बांग्लादेश है वहां पर जो भी मूवमेंट्स चल रहे थे तो उस वजह से इंडिया को पर्सनली काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि फर्स्ट रेफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था। सेकंड सर अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी वो चीज इम्पैक्ट करती है। तो सर ये दो रीजन थे कि इंडिया को इंटरफेरेंस करना पड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए। और सेकंड, इंडिया ने कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाया था कि वो इस तरीके से कुछ करे कि वहां के प्रेसिडेंट को ही उठा के ले आए। इंडिया ने एक तरीके से मिडल पाथ फॉलो करने की कोशिश की थी कि वहां पर स्टेबिलिटी लाई जा सके और जो वहां की जनता की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके, जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपोजिट किया। ये एक्सट्रीम नहीं था क्या? किसी देश के दो टुकड़े कर दिए? सर वो उस टाइम की जनता की डिमांड थी और सर वो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था इंडिया की। तो जनता की डिमांड ईरान में भी चल रही है, वहां भी होना चाहिए चेंज, नहीं लगता आपको? या फिर अमेरिका वहां पे इंटरवेन करना चाह रहा है तो फिर वो सही होगा? सर जो अमेरिका जनता की डिमांड मानते हो आप ईरान में है या नहीं है?
सब वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाह रहे डेमोक्रेसी हैं। फिर से आए। वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यूएसए जो करेगा, अगर अटैक करने का सोच रहा है या बार बार ऐसी बात बोलता है, तो वो भी तो जस्टिफाइड है। बट सर यूएसए जो है वो हिपोक्रेटिक नेचर शो करता है। वो सर बाहर ये बताता है कि उसका रीजन जो है वो ये है कि ईरान के अंदर पीस लाए, बट अंदर ही अंदर वो सर कहीं ना कहीं ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करना चाह रहा है, जो कि पूरी दुनिया को पता है। तो सर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता तो वेनेजुएला के लिए तो यूएसए ने कहा है कि उसकी वजह से, वहां की वजह से उसको काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। पता है ना आपको क्या प्रॉब्लम्स कही हो है। ड्रग्स को लेकर? जी सर, ड्रग तो वो भी तो एक प्रॉब्लम आ रही है। सर, बट वो डायरेक्ट सर उसका कोई वो नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा है। मेन रीजन सर उसका ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कंट्रोल करना ही है। ओके, हिस्ट्री आपने पढ़ा है, ठीक है। आप किसे ज्यादा मान मानते हो, नेपोलियन या समुद्र? सर मेरे अकॉर्डिंग दोनों की ही नीतियां लगभग सिमिलर थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता है इंडिया का। सर मेरे लिए दोनों ही इक्वल हैं सर। क्यों? आप क्योंकि दोनों एक भारतीय की तरह नहीं सोच रहे? सर सोच सकती हूँ मैं भारतीय की तरह। फिर समुद्रगुप्त को ज्यादा मान नहीं करना चाहिए? सर मैं कह सकती हूँ समुद्रगुप्त को महान, बट कैसे कह सकते हो, बताओ आप। आपको क्या लगता है, कोई दो बातें बताइए कि समुद्रगुप्त महान है नेपोलियन से भी। सर बट मुझे पर्सनली लगता है कि दोनों के कार्य जो थे वो लगभग समान थे सर। क्या समान थे? दोनों ने ही सर जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। जैसे कि समुद्रगुप्त ने नॉर्थ में भी साउथ में भी जो आठवीं राज्य थे, जो बॉर्डर रीजन्स थे, तो उस तरीके से इंपीरियलिज्म को किया था, आगे बढ़ाया था। वहीं पे सर नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक तरीके से उसकी इच्छा थी कि वो पूरा यूरोप को कंट्रोल कर ले, और कुछ हद तक सर वो उसने किया भी। तो भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि समुद्रगुप्त ज्यादा महान थे, कैसे मानते हैं? सर ये तो मैंने नहीं पढ़ा, मुझे एग्जैक्ट रीजन। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में सुना है? जी सर, अभी हुआ है, चल रहा है। ये तो सर मुझे पता कहाँ कहाँ होता है वैसे, अगर आप अभी नहीं। सर ये तो मुझे ध्यान नहीं है सर। नाम से ही पता चल रहा है ना? सर होता जयपुर में है, बट मुझे लगा आप जयपुर में कहाँ होता है ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो वहां पर एक कोई बढ़िया पोइट है, राइटर भी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उर्दू को जो लोग पसंद करते हैं, पहला विभाजन उनकी वजह से हुआ था भारत का, जो कि पाकिस्तान के रूप में। आप कितना सेटिस्फाइड है इस स्टेटमेंट से? आपको पता भी नहीं है वो चल रहा है, मैंने ये भी बात बता दी कि ऐसा हुआ है। अब आप बताओ इससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं कि भारत पाक का जो विभाजन हुआ उसका एक रीजन था उर्दू पसंद करने वाले लोग। सर जो बहुत सारे रीजंस थे सर। एक रीजन तो हम नहीं कह सकते जो पार्टीशन हुआ उसका, कई सारे रीजंस थे। इस रीजन को आप कितना मानते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर उर्दू स्पीकिंग पीपल इंडिया में भी है सर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। उन्होंने शायद, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उन्होंने शायद मोहम्मद इकबाल को जोड़कर ऐसा कहा। उन्होंने भी तो रखा था ना इस तरह का विभाजन। तो मुझे लगता है कि उर्दू एक लैंग्वेज के बेसिस पे तो सर नहीं मानते। नहीं मानते, क्या रीजन थे फिर? सर कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो ये थी कि एक मुस्लिम नेशन अलग बनाया जाए और हिंदू नेशन अलग बनाया जाए। तो ज्यादा सर रिलीजियस बेस्ड डिमांड थी, क्योंकि उर्दू के अगर हम देखते हैं तो इंडिया में भी अभी भी उतना ही लोग उर्दू को पसंद कर रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान में चल रहा है। कई पोइट्स भी हैं जो उर्दू में लिखते हैं। तो इतिहास खुद को दोहराता है, ऐसा कहा जाता है। प्रेजेंट सिनेरियो देखिए आप वर्ल्ड ऑर्डर में, और आप समझाइए कि इतिहास दोहरा रहा है। सर वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल। सर जैसे यूएसए का देख सकते हैं। यूएसए ने जिस तरीके से कुवैत के ऊपर पास्ट में किया था इंटरफेरेंस, एक तरीके से वो की वो सिचुएशन अभी ईरान के साथ में देखने को मिल रही है। और सेकंड, एक यूएसए ने पहले से पनामा के प्रेसिडेंट या वहां के लीडर को भी इसी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो अभी सर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने किया है। उसके अलावा सर एक तरीके से जो कोल्ड वॉर चलता आ रहा था वो सर कहीं ना कहीं अभी भी हमें दिख रहा है, जैसे कि यूएसए रशिया, यूएसए चाइना के बीच में। और सर मैं अभी नहीं सोच वर्ल्ड वॉर और उपनिवेशवाद वाली स्थितियां नहीं दिख रही आपको फिर से? वर्ल्ड वॉर, ये सब कॉलोनियलिज्म की भी दिख रही है सर। कौन सी? सर
सर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यूएसए जैसे ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनका जो इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है और बाकी कंट्रीज में, जैसे वो डिगो गार्सिया का भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उसको भी वो करना चाहते हैं फिर से। तो सर ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक न्यू कॉलोनियलिज्म हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए फिर से वो कंट्रीज को कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, एथिकल डिलेमा क्या होता है? सर एथिकल डिलेमा एक कंडीशन होती है जिसके अंदर दो सिचुएशंस जो इक्वली इम्पोर्टेंट है उनमें से किसी एक को चूज करना होता है, और सर अगर एक को चूज करते हैं तो उस वजह से दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो सर एक एथिकल डिलेमा क्रिएट करते हैं। ठीक है, एथिकल डिलेमा सभी की लाइफ में आते हैं? जी सर, ऑलमोस्ट। आपके में भी आए होंगे। आपकी लाइफ का एथिकल डिलेमा क्या रहा, जो सर सबसे अभी कंसर्निंग था इस तरह का? सर मेरा एक था जब मैं जालोर से मैंने सर 12th कंप्लीट किया था और फिर सर मुझे अजमेर से सोफिया कॉलेज में पढ़ने जाना था। तो उसमें सर दो ऑप्शंस थे मेरे पास में कि एक तो मैं घर पे ही रहकर पढ़ लूँ पेरेंट्स के पास में रहकर, और सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी और घर का जो माहौल है वो सही रहेगा। दूसरी तरफ सर मुझे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा खोजनी थी और मुझे अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए था, तो मुझे अजमेर जाना था। सर इन दोनों में काफी मैं कंफ्यूज थी और फिर मैंने से डिसाइड किया था फाइनली कि मैं अजमेर जाऊँ, क्योंकि मुझे वहां पर ज्यादा बेनिफिट्स दिख रहे थे मेरे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें देखी कि मुझे ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए? सर मैंने फर्स्ट चीज ये देखी, अगर मैं इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकली सोचूं तो मैंने जालोर में से देखा कि जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो मैं चाह रही हूँ वहाँ पे इतनी अवेलेबल नहीं है और अजमेर में वो मुझे मिल सकती है। तो फर्स्ट सर रीजन मेरा यही मैंने सोचा था अजमेर जाने का। और सेकंड सर जब घर से बाहर निकलते हैं तो सर हम एक्सपोजर मिलता है और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है, तो सर इसलिए फिर मैंने सोचा कि अजमेर जाना मेरे लिए ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकल होना ज्यादा बेटर होता है? सर बैलेंस जरूरी है सर। तो आपने तो प्रैक्टिकल होना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा ना, इमोशंस को साइड करके? सर इमोशंस क्योंकि सर उस समय नीड हुई थी सिचुएशन की, अगर सर मैं इमोशंस में बह जाती तो मैं घर से नहीं निकल पाती सर, और कहीं ना कहीं ग्रोथ अफेक्ट होती। तो सर पर मैंने कोशिश की कि मैं बैलेंस रखूं दोनों चीजों को, बट सर मैंने प्रैक्टिकल उस समय से प्रैक्टिकल अप्रोच किया। ठीक है सर। कि नाटो का भी बार बार नाम लिया जा रहा है, नाटो में भी है वो अमेरिका का विश्वास है वो कम होता जा रहा है, क्या कारण है? सर क्योंकि जैसा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो नेटो कंट्री उसके अगेंस्ट है। वो नहीं चाह रहे कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा करे, क्योंकि सर इससे ओवरऑल जो है वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सर जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने नेटो कंट्रीज को, जैसे यूरोपियन कंट्रीज की जो 8 कंट्रीज है, जबकि नाटो पे हमेशा है वो पूरा अधिकार है वो अमेरिका का ही रहा है, जो चाहा जो है वो नाटो से है वो मनाता रहा है। अब ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है? सर अमेरिका जो है वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी अभी अपना रहा है, जो कि नेटो को भी पसंद नहीं आ रही है। ये जिस तरीके से कैप्चर करना कंट्रीज को जो वीकर कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं सर ये इलीगल बोल सकते हैं हम इसको, तो ये सर नेटो भी इसके पक्ष में नहीं है। ब्रिक्स 2026 कब कहाँ हो रहा है? ये सर इंडिया में हो रहा है सर। इसका थीम और लोगो है वो जारी किया है, जी जी। क्या है सर? थीम सस्टेनेबिलिटी रेजिलियंस करके कुछ है, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, और लोगो सर एलिफेंट से रिलेटेड है शायद सर, कंफर्म नहीं हूँ सर, मैंने पढ़ा था बट मैं दिमाग से भूल गई। लोगो सर एलिफेंट से रिलेटेड या कमल है सर, कमल में और क्या है? सॉरी सर मैं लिख रही हूँ। कमल के बीच नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। क्यों? आपने देखा लोगो? जी मैम देखा था, बट क्या 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 उद्देश्य है ब्रिक्स का? है ब्रिक्स का उद्देश्य और डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिका को है वो, इसी क्या प्रॉब्लम है? सो फर्स्ट उद्देश्य ये है कि ब्रिक्स बनाया जो था, फर्स्ट तो इकोनॉमिक कॉपरेशन तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज जो है वो आगे पहुंचाई जाए, ये सब मेन उद्देश्य था। और इसमें सर इंडिया और रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज है। डोनाल्ड ट्रम्प सर इसको इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये अमेरिका की जो पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है, या अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली पॉलिसी आगे बढ़ती रहे। बट कहीं ना कहीं ब्रिक्स उस पॉलिसी को चैलेंज करते हैं, क्योंकि जो साउथ के जो इंटरेस्ट है उसको भी सामने रखा जाता है,
जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो बात उनके द्वारा रखी जाती है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उसको सॉल्व करने की, जैसे कि जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज या जो वीकर कंट्रीज है उनको डेवलप कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। तो ये इस वजह से सर ट्रम्प जो है वो ब्रिक्स को ज्यादा पसंद है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नंबर जारी किया गया है, कौन सा स्थान है इंडिया का? मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, सॉरी सर ये तो मुझे पता नहीं है। एक्सपोर्ट पता। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स IMF के बयान पर है वो, भारत के जो रेल मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने है वो आपत्ति दर्ज कराई है। क्या स्टेटमेंट था IMF का जिसपे है वो भारत को ऐतराज है? तो मैंने ये तो पढ़ा था कि IMF की रिपोर्ट में 7.3% ग्रोथ है और नेक्स्ट ईयर तक 6.4% तक हो अब वो जाएगी। तो ग्रोथ रेट बताइए इंडिया की। बट सर ऐतराज सर मैंने पढ़ा नहीं इसमें। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। जो आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हाँ आइए दीक्षिता, बैठिए। क्या क्या गलतियां की थी पहले? एक तो एंट्री पे ही गलती की नहीं सर, है, मैं ज्यादा आगे आ गई थी। फिर ध्यान नहीं दिया, नहीं सर। तो थोड़ा सा वहां पे भी ऐसे बिल्कुल मेंबर्स के पास में नहीं पहुंच जाना है, ठीक है? एक आई कांटेक्ट सही था आपका? थोड़ा इधर उधर हो रहा था। नहीं हो रहा नहीं हो रहा था, इधर उधर होना था, वो नहीं होना था, वो नहीं हो रहा। Okay. तो इसमें भी थोड़ा सा है वो देखने तो की मतलब मैं ज्यादा जरूरत। नहीं नहीं, देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके सामने 80% उसी की तरफ आपको नजर में लानी है, बाकी 20% यानी कि 10% है उधर भी देखना है, जिससे ये नहीं हो कि इनको बिल्कुल इग्नोर आपने कर रखा है। बाकी और जो अभी बात की हमने आपसे है वो करीब 30-32 मिनट है, वो कैसे इवेल्युएट करते हो आप अपने आप को? सर मुझे फर्स्ट ये लगा कि जो करंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में ज्यादा अवेयर मुझे और होना पड़ेगा, और सेकंड सर ये लगा कि थोड़ा एनालिटिकली मैं और सोच सकती हूँ चीजों को। देखो अभी तो रिसेंट जो है वो अमेरिका ही है, वो मुद्दा चल रहा है, और मेरे ख्याल से कोई भी इंटरव्यू है वो आज इसके बिना अधूरा है कि वो अमेरिका की संदर्भ में बात नहीं करे। दावोस अभी है वो समिट चल रहा है, इसका भी ध्यान इसका मुख्य जो है ना इस वक्त ये देखना है। फिर नोबेल शांति पुरस्कार, क्योंकि उसने बिल्कुल है वो एक तरह से कहते हैं कि मुझे नोबेल नहीं मिला तो मैं कहीं पे भी शांति नहीं रहने दूंगा, ये स्टेटमेंट दिया है उसने। हाँ हाँ दिया भी। बिल्कुल ओपनली है वो। मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। 8 युद्ध रुकवाए हैं, फिर भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया है उसने है वो, कि ये सबसे 8 में से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है वो भारत और पाकिस्तान का था जो मैंने रुकवाया, अदरवाइज ये दोनों ही देश वो परमाणु बम का यूज कर रहे थे। कितनी मतलब कितना, जबकि भारत ने फिर है वो उसको ये काउंटर किया है कि हम हमारे तीसरा कोई भी है वो देश हमारे बीच में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये ऐसी पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए क्या बेटर है? अमेरिका में भी है वो इसका है वो उसकी अपोजिशन जो पार्टी है उसका विद्रोह हो रहा है और विरोध हो रहा है, और एक जो वहां की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था वो भी फैसला नहीं आ रहा है ट्रम्प टैरिफ के ऊपर है वो भी उसको भी आगे से आगे टाला जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो बनी हुई है, और ये केवल अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही है। यूरोपियन राष्ट्रों पर अतिरिक्त जो 10% जो टैरिफ लगा रहा है इसका इम्पैक्ट, और भारत से जो मदर डील हो रही है जो कि 19 सालों से है वो अभी तक पेंडिंग चल रही थी, यूरोपीय कंट्रीज के साथ में जो डील हो रही है वो सारे अभी भारत से और ज्यादा है वो दूसरे देशों की है वो काफी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, काफी है वो ज्वेलसनेस आएगी इसमें निश्चित रूप से अमेरिका को। तो ये अमेरिका के साथ हमारे जो ट्रेड जो रिलेशंस खराब हुए हैं वो हमारे यूई के द्वारा है वो काफी सुधार होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो नए मार्केट तराश रहा है और उसमें यूई है उसके कितने 27 से 29 राष्ट्र हैं
27 27 है शायद। 27 तो उसमें है वो लगभग वो टोटल जीडीपी का 25% है वो उन्हीं के पास। तो ये थोड़ा सा आप है जो इसको थोड़ा सा इसको करंट है जो आईआर जो इश्यूज है ना, इनको थोड़ा सा और तैयार कर लो। बाकी ओवरऑल आपका है वो बहुत अच्छा इंटरव्यू है, आप अच्छा इंटरव्यू देंगे। अच्छा है भाई। और बताइए कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो। सर मुझे कौन सा मॉक था ये सर थर्ड मॉक है। तो 2 मॉक से आप कंपैरिजन करें तो। सर मुझे जो पहले के 2 मॉक्स थे वो मैंने कहीं और दिए थे। हाँ और ही दिए वो तो हम गेम्स कह रहे हैं कि हम सर मुझे ये ऐसा लगा कि ज्यादा एनालिटिकल में और हो सकती थी, क्योंकि अभी एनालिटिकल थोड़ा मुझे लगा मॉक, तो मैं और सोच सकती थी अच्छे से। हाँ हमारे कोई ये नहीं है कि हम कोई हमारे लिए ये कहें कि आप यहाँ का अच्छा बताइए, आप यहाँ की कोई कमी है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कि दूसरे जगह हमने मॉक दिया वहाँ ये पक्ष है वो अच्छा था। नहीं सर, मैं इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया पहले का, क्योंकि अभी वाले जो मॉक्स है उसमें मुझे सर एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा मिले, तो मेरी जो थिंकिंग है वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, बढ़िया है, आप ये जो थोड़ा सा इनको और देख लें, है ना। आप साड़ी यही पहन के जाएंगे? नो मैम, देश की साड़ी। वैसे मैंने तो एप्रोप्रिएट लिखा है, उसमें ब्लेजर है ब्लैक रंग का लेंगी जी। हाँ ब्लैक रंग डार्क का कलर बहुत ज्यादा। और साड़ी जो है ना, जैसे पीछे से थोड़ा ऊंची है तो आपके हील्स दिखते हैं, तो वो मत लीजिएगा। और इसका एक ऑप्शन ये है कि किसी पार्लर में जाके उसको प्री टैप करवा लीजिएगा, स्टिच करवा लीजिएगा, या किसी बुटीक में जाके बिल्कुल आपको टक करना लगाना है, बस पूरे अच्छे से रेडी करके दे दूंगा, सोचने की जरूरत। ये राजस्थान गवर्नमेंट अभी विधानसभा में है, वो कुछ बिल लेके आ रही है, उन बिलों को देख लेना, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा बिल का नाम है जो याद करने में दिक्कत आ रही है, दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूरेबल प्रॉपर्टी एंड इस तरह का। हाँ, सेंसिटिव जोन्स में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। हाँ ये